हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद पवन वर्मा। दिस इज़ मी पवन वर्मा और मैं लेकर आ गया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के सेट 3 शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है समझाने का, मतलब मुझे समझाना भी है, बेस्ट अप्रोच भी बताना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इससे आई होप कि आपने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ये सब देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी अलग से, सीजीएल एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का, ये 2022 का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जो भी शिफ्ट में सवाल आएगा 25 सवाल होंगे, 25 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी शॉर्टकट तरीका होगा या जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग, मेरा अप्रोच होगा, आपको भी उसी तरीके से करना है, इम्प्लीमेंट करना है। आपको अच्छा लगेगा तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर आपके पास भी अगर कोई उससे भी अच्छा ट्रिक्स है या फिर उससे अच्छा मेथड है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। तो ये सारे पीडीएफ फाइल जो है, जो भी हम डिस्कस करते हैं, ये टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा, मैथ्स विद पवन वर्मा। तो ये चैनल को ज्वाइन करें, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फाइन। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये है सेट 3 और ये पेपर जो हुई थी वो 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। एंड इसकी टाइमिंग जो थी 2:30 से 3:30 की थी, 1 घंटे की पेपर थी, जिसमें आपको 4 सेक्शन होते हैं। हम एक सेक्शन एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा कैसा सवाल आया था, क्या क्या हमारा अप्रोच हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को यहाँ से। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। तो कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 14% पर एनम is ₹4,200 less than the simple interest on the same sum for 5 years at the same rate. Find the sum. कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का, सेम रेट की बात कर रहा है, मतलब 14% पर एनम के हिसाब से दोनों में अप्लाई होगा। तो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आती है 3 साल में, 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है 3 सालों में, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 4200 रुपीज़ कम होता है, लेस होता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट जो 5 सालों में निकल के आती है। और दोनों में क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। तो सिंपल सा सवाल है, 14% के हिसाब से दोनों में है। तो मैं कहता हूँ कि भाई सिंपल इंटरेस्ट है, राइट। तो मैं कह रहा 14% के हिसाब से 3 साल की अगर बात करी जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है और टाइम अगर 3 साल को देखा जाए तो कितना इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। तो मैं कहता हूँ 14 3 टाइम्स, 14 × 3 42% आएगा सिंपल। उसके बाद कहता है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ टाइम अब है हमारा 5 years। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 14 × 5 70% आएगा। और ये जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल के ऊपर आएगा, सेम प्रिंसिपल के ऊपर आएगा। तो मुझे यही बता रहा है कि 42% और 70% इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसी का जो बीच का डिफरेंस है वो 4200 है। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, तो डिफरेंस दिख रहा है 28% का। तो 28% की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज़ 4200। तो मुझे प्रिंसिपल बतानी है, तो प्रिंसिपल 100% की वैल्यू बतानी है। तो मैं कह रहा 28 से डिवाइड कर दो इंटू 100 कर दो, 28 से डिवाइड कर दो इंटू 100 कर दो। तो 28 के टेबल से देखो कितनी बार जाएगा, तो 28 यानी 280 होगा 10 टाइम्स, और 5 टाइम्स 140, यानी कि अगर मैं 14 3 टाइम्स करता हूँ तो 42 आता है, और 28 का 15 टाइम्स करूँगा तो 420 आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं 420, राइट, लाइक दिस इज़ 1 टाइम, कैरी कितना बच रहा है, तो 14 140 500 15,000 इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब डायरेक्टली अगर सॉल्व करनी है, आपको पता चल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की बातें कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आया कि सर सिंपल इंटरेस्ट बात कर रहा है, तो 3 साल में 14% के हिसाब से 42% आएगा, और 5 साल में 14% के हिसाब से 70% आएगा, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस गिवन है
4200। डायरेक्ट अगर करना है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो मेरे को दोनों का डिफरेंस मतलब 28% की वैल्यू गिवन है 4200, हमें प्रिंसिपल निकालनी है, 100% निकाल देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाता है 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है ना, साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, कहता है कि 450 men कैन फिनिश अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन 20 डेज। 450 लोग 20 दिनों में एक अपार्टमेंट को बिल्ड कर देते हैं। तो देन इन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। 30 दिनों में काम अगर ख़त्म करना है तो कितने मैन लगेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अब M1D1 वाला फार्मूला लगा देते हैं टाइम एंड वर्क का। तो कह रहा है कि M1D1 इज इक्वल टू M2D2, करेक्ट, ये हम लगा देते हैं। तो हमें पता है कि M1 की वैल्यू कितनी है, तो 450 लोग हैं, राइट, और कितने दिनों में काम को ख़त्म करते हैं, तो 20 दिनों में काम को ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन हमें 20 दिनों में, सॉरी 30 डेज लिख दिया, 20 डेज में काम को ख़त्म करते हैं। तो मुझे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मैन, कितने लोग काम करेंगे। तो M2 की वैल्यू हमें निकालनी है और कितने दिनों में करना है, तो 30 डेज में करना है। तो इस तरीके से ये आपको कैलकुलेशन करनी है। अब इसको 30 से कैंसिल करोगे, तो 30 से कैंसिल करोगे तो 1 5 15 टाइम्स आएगा, 15 2 टाइम्स इज 30 एंड 0, यानी कि 300 लोग, मतलब 300 मैन वेर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। 30 दिनों में काम को अगर कंप्लीट करनी है तो मेरे को 300 लोग चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम बढ़ गया ना, तो टाइम बढ़ गया तो मैन पावर कम लगेगा, टाइम ज़्यादा हो गया तो मैन पावर कम लगेगा। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को भी देख के आप फटाफट सॉल्व कर सकते थे। इस तरीके से इक्वेशन बनेगा और इसी को आंसर करना है। बस समझने के लिए ये बातें हमने एक्स्ट्रा आपको बताई। एक्स्ट्रा क्या बताए, वही बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्या कहता है कि इफ़ a + b इज़ 11 एंड ab इज़ 35, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a⁴ प्लस b⁴। a + b की वैल्यू 11 दी गई है और ab की वैल्यू 35 दी गई है। तो मुझे पावर 4 की वैल्यू पता करनी है। तो मैं सिंपल सी कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ कि भाई आप a + b और ab की बात करें, तो मैं कहता कि सर अगर मुझे a + b का होल स्क्वायर निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, a² + b² + 2ab। तो मेरे को पावर 4 की वैल्यू चाहिए, अभी फ़िलहाल पावर 2 की वैल्यू निकलेगी। तो इसको मैं अगर इस तरफ रखता हूँ और 2ab को उधर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, तो मुझे a² + b² की वैल्यू पता चलेगी। दैट विल बी लाइक a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहाँ पे देखो वैल्यू किस किस चीज़ की मालूम है। तो a + b की वैल्यू मालूम है 11, तो ये हो जाएगा 11² माइनस 2ab। ab की वैल्यू है 35, तो 2ab यानी कि 35 × 2 70। तो 121, दिस इज़ लाइक 121 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि a² + b² की वैल्यू 51 है। एक बात पता चली कि a² + b² की वैल्यू कितनी है, 51। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए a⁴ की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में a² + b² का फिर से होल स्क्वायर लगाएंगे। फिर से अगर होल स्क्वायर लगाते हैं तो देखो होता क्या है। मैं कह रहा कि a² + b² हमारे पास है और उसका वापस से स्क्वायर करना है। तो वापस से स्क्वायर करेंगे तो वापस इसी फॉर्म में ब्रेक होगा। तो हम करेंगे यहाँ पे क्या, a² तो है और a² ऑलरेडी था, तो 2² मतलब a² का भी स्क्वायर करना है तो a⁴ आएगा। फिर इसका क्या आएगा, ये भी आएगा b⁴, और इसका फिर आगे 2ab की बात करें तो 2 × a² एंड b² ऐसे आएगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू बिठा देनी है। तो मैं कह रहा कि a⁴ प्लस b⁴ की वैल्यू चाहिए मुझे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें a⁴ और b⁴ की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको एक साइड अगर रखूँ, a⁴ प्लस b⁴ इज इक्वल टू दिस वन, और ये इधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे a² + b² का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दोनों के स्क्वायर में है तो ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 51। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा 51 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी की वैल्यू 35 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 का स्क्वायर, ये आपका आंसर देगा। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601, 51 का स्क्वायर हो गया 2601, और 35 का स्क्वायर होता है कितना 1225, 1225, ठीक है। तो 1225 इंटू 2 करते हैं तो 2450, इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा 2450, तो मेरा वैल्यू कितना बनेगा 151, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो प्रोसेस पूरा बताया मैंने, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हमें डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट, ये पता चलेगा। वापस से a टू पावर 4 बी टू पावर 4 की वैल्यू लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट करना है, बट मैंने आपको समझा कर पूरा इतना बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 6:5, 2 नंबर है 6:5 के रेशियो में है। इफ देयर HCF इज 3 देन व्हाट इज द LCM ऑफ द 2 नंबर। LCM ऑफ द 2 नंबर क्या होगा बताइए। अब देखो 2 नंबर दिया गया है रेशियो में, 2 नंबर दिया गया, इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट एक एग्जाम्पल से समझिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि एक है 24 एक नंबर है, एक नंबर है 36। अब इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो 12 के टेबल से ये दोनों कटेगी, 12 के टेबल से कटेगी, तो 12 के टेबल में रेशियो अगर निकालेंगे तो 2 और 3 आएगा। यानी कि मैंने कॉमन क्या निकाला है, इसमें से कॉमन निकाला मैंने 12, राइट। तो 12 जब कॉमन निकाला तो ये ही 12 इसका HCF है ना, HCF है यह। यानी कि अगर इस 12 को मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि रेशियो में दोनों नंबर दिया हुआ है, जैसे रेशियो में ये नंबर था तो रेशियो में दोनों नंबर दिया हुआ है 6:5, और इसका HCF मुझे पता है कि HCF दिया गया है 3 सवाल में, समझ में आया। तो HCF मुझे 3 दिया गया है, तो अगर 3 अगर मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। 3 × 6 इज़ 18 एंड 5 3 टाइम्स इज़ 15। तो मुझे बताइए कि इसकी क्या बोल रही है, इसका क्या निकालना है, इसका LCM कितना होगा, इसका LCM कितना होगा। तो इसका LCM कितना आएगा जी, इसका LCM आएगा 90। 18 के टेबल में 90 आएगा, 15 के टेबल में भी 90 आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 90, ठीक है। तो आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि अगर दो नंबर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की बात कर रहा है और फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो अगर दे दिया गया है और उसका HCF दे दिया गया है तो मैं HCF से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस नंबर तक पहुंच सकता हूं कि नंबर क्या था वो। तो नंबर था 18 एंड 15 और इसका HCF था 3 और इसी का LCM पूछा गया था। तो ये आपकी वैल्यू हो गई क्वेश्चन नंबर 4 की। बात छोटी सी है लेकिन ध्यान रखने की बात है, आपको ये बात पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कंटेनर कंटेन 25 लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस कंटेनर। एक कंटेनर है उसमें 25 लीटर क्या है, मिल्क है। अब कहता है कि फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। इसमें से 5 लीटर दूध हमने निकाल लिया। 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। इसमें मैंने क्या किया, देखो समझो, क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि एक कंटेनर था, उसमें से 25 लीटर कंटेनर में मिल्क था, इसमें से 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। तो इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, वाटर ऐड किया, H2O, वाटर ऐड कर दिया 5 लीटर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स।
ये जो प्रोसेस है ये दूध था 25 लीटर था, इसमें से 5 लीटर मिल्क हमने निकाला, ठीक है, इसमें से 5 लीटर मिल्क निकाला और 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, और ये जो प्रोसेस है इसको और 2 बारी रिपीट करी गई। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 more टाइम्स। सॉरी, 2 बार और रिपीट करी गई। तो मैं बोलूँ कि ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये प्रोसेस रिपीट कितनी बार हुआ, तो आप कहेंगे सर 3 बार रिपीट हुआ। एक बार तो ये बताया डिटेल में कि ऐसे करके किया, और उसके बाद 2 बार और रिपीट किया हमने। इसमें से 5 लीटर निकाला, 5 लीटर पानी ऐड किया, तो 3 बार ये प्रोसेस को रिपीट किया गया। तो अब इसको सॉल्व, मेरे को पूछ रहा है कि हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ। अब उस कंटेनर में मिल्क कितना है, आपको बताना है कि अब उस कंटेनर में मिल्क कितना है, राइट। तो अब मिल्क कितना है, तो मैं कहता हूँ कि इनिशियली आप ऐसे सॉल्व करो इसको कि भाई पहले कितना था। तो मैं कह रहा इनिशियली कितना था, तो इनिशियली 25 था, ठीक है। उसके बाद जब हमने पहली बार जब मिल्क रिमूव किया, फिर पानी ऐड किया, तो फिर मिल्क कितना बचा, रिमेनिंग मिल्क कितना बचा, तो 20 बचा। अब जब ये चीज़ हमने कर ली तो इसी का रेशियो निकाल दो, इसका रेशियो निकालो, तो दिस इज़ लाइक 5 टाइम्स, दिस इज़ लाइक 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, राइट। और ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस हमने निकालने का और ऐड करने का जो प्रोसेस था, वो 3 बार रिपीट किया गया, 3 बार। तो 3 बार जब रिपीट किया गया, जो रेशियो हमारा आया है ना, जो रेशियो हमारा आया 5 और 4, इसी को आप क्या करो कि 3 बार रिपीट किया गया तो आप इसका क्यूब कर दो, 3 बार रिपीट किया गया तो इसका क्यूब कर देते हैं। क्यूब किया इसलिए क्योंकि 3 बार रिपीट किया गया, 2 बार किया होता तो हम स्क्वायर करते, 4 बार किया होता तो हम टू द पावर पे 4 लगा देते। तो 3 बार रिपीट किया तो मैंने क्यूब कर दिया। अब कितनी वैल्यू होती है, तो ये होती है 125 और 4 का क्यूब होता है 64। मतलब क्या हुआ कि सर इनिशियली 125 यूनिट था मिल्क, उसमें 125 यूनिट था, लेकिन जब 3 बार प्रोसेस को जब रिपीट किया हमने तो उसमें मिल्क कितना बचा, 64 बचा। तो मुझे पूछ रहा है कि हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द कंटेनर, कितना मिल्क बाकी है। तो हम कह रहे हैं कि 125 जो डिनोट कर रहा है, ये जो डिनोट कर रहा है ये 25 लीटर को डिनोट कर रहा है ना। इनिशियली तो इतना ही था ना, तो 125 जो है वो 25 लीटर को डिनोट कर रहा है। तो मुझे बताओ कि 64 किसको डिनोट करेगा, 64 किसको डिनोट करेगा। तो हम लिखेंगे क्या, 25 बाई 125 इंटू 64। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं इसको अगर कैंसिल करता हूँ तो दिस इज़ 5 टाइम्स और 64 डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू आपका बच गया। तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ 12.8 लीटर मिल्क बाकी रह गया। जब हमने 3 बार उस प्रोसेस को रिपीट किया तो मेरे पास मिल्क बाकी रह गया सिर्फ 1.28 लीटर। तो ये हो गया आपका 5th नंबर क्वेश्चन। और इस प्रोसेस को जो मैंने बताया इसको समझो अच्छे से और अप्लाई करना जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे, तब जाके ये बेनिफिशियल है। ऐसे नहीं कि देख लिया फिर भूल गया। तो जब आप देख रहे हो तो अच्छे से देखो, समझो, इसको समझने के बाद इसको दिमाग में बैठा के रखो। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो उसको आप कर पाओ, उसको सॉल्व कर पाओ। दिस इज़ द मेन मोटिव, राइट। वीडियो देखने का मतलब क्या है, कोई लेक्चर देखने का मतलब क्या है, यही तो है ना कि प्रोसेस आपको याद हो जाए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है कि इफ x प्लस वाई इज 36, अगर x प्लस वाई 36 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 27 क्यूब प्लस वाई माइनस 9 क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो, अब इस सवाल में ना वैल्यू पुटिंग का प्रोसेस को मैं यूज़ करूँगा। वैल्यू पुटिंग प्रोसेस को यूज़ करेंगे हम इसमें कि वैल्यू पुटिंग कैसे कर सकते हैं, वैल्यू पुट कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहता कि देखिए यहाँ पे जब आप देख रहे हो इक्वेशन को, तो मैं कह रहा हूँ इक्वेशन एक है, मेरे पास इक्वेशन एक ही है, राइट। और उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स 2 है। वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल है x और y जो अननोन है।
तो मैं कह रहा वेरिएबल और इक्वेशन को जब आप देखते हो और जब नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होता है इक्वेशन से, तो आप वैल्यू पुटिंग प्रोसेस को यूज़ कर दो, वैल्यू पुटिंग प्रोसेस को इस्तेमाल कर दो। तो जब भी वेरिएबल्स ज़्यादा होगा इक्वेशन से अलजेब्रा में, ये आप वैल्यू पुटिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा वैल्यू पुटिंग क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए जैसे इसी इक्वेशन की तरह मैं एक और इक्वेशन लेता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है। सपोज कि x प्लस वाई इज 24 है, तो मैं कह रहा x की वैल्यू को अगर 1 रख दूं और y की वैल्यू को 23 रख दूं तो 24 आएगा, बिल्कुल आएगा। x की वैल्यू को 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू को 6 रख दूं और y की वैल्यू को कितना रखना पड़ेगा, 18, तो 24 हो जाएगा। तो मैं कह रहा कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं आप, किसी भी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, किसी भी वैल्यू को लेके पुट करके वैल्यू को रखता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि x की वैल्यू को 0 रख देता हूँ और y की वैल्यू को 36 डायरेक्ट रख देता हूँ। इनको सॉल्व करूँगा तो ये 36 आएगा, करेक्ट। तो y की वैल्यू को मैंने 36 रखा है और x की वैल्यू को 0 रखा है। तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है। तो इस इक्वेशन को देखो, x की वैल्यू 0 हमने ऑलरेडी ले रखा है, ये x की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 27 इज माइनस 27, करेक्ट। मतलब 0 माइनस 27, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस 27 का क्यूब आएगा, ठीक है। y की वैल्यू को क्या लिया था मैंने, 36, तो y की वैल्यू को 36 अगर रखूँ तो 36 माइनस 9 कितना आएगा, तो प्लस 27 क्यूब आएगा। अब माइनस 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब आपस में कैंसिल होकर क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अब देखो वैल्यू मैंने 36 ली थी तो 0 आया। वैल्यू अगर कुछ और लेते हैं, सपोज दैट वैल्यू हम क्या लेते हैं, तो मुझे जैसे ये इक्वेशन जो दिख रहा है, मैं इस इक्वेशन में देखूं कि x के साथ 27 है और y के साथ 9 है, तो मैं x की वैल्यू को 27 और y की वैल्यू को 9 यही ले लेता हूँ डायरेक्टली। x की वैल्यू को अब क्या ले लेता हूँ, 27 ले लेता हूँ, 27, y की वैल्यू को 9 ले लेता हूँ डायरेक्ट। तो मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे रखा जाए, इस जगह पे रखा जाए, इसके अकॉर्डिंग रखा जाए, तो मैं क्या रख सकता हूँ, तो x की वैल्यू को 27 जब रखूँगा तो 27 माइनस 27 क्यूब यानी कि 0 आएगा ये। और y की वैल्यू को 9 रखा है तो 9 माइनस 9 क्या आएगा, तो 9 का क्यूब भी 0 आएगा। तो इस तरीके से भी ये 0 हो जाएगा, इस तरीके से भी ये 0 हो जाएगा। कोई और वैल्यू रखोगे तो भी वही होगा। x की वैल्यू को चलो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू को 30 रख देता हूँ, है ना, और y की वैल्यू को 6 रख देता हूँ। तो ये दोनों मिला के 36 होगा क्या, यस 36 हो रहा है। तो x की वैल्यू को 30 रखता हूँ तो 30 माइनस 27 इज 3 क्यूब, और 6 रखा है इसको मैंने, तो ये अगर 6 है माइनस 9 है तो माइनस 3 क्यूब। तो वापस से कितना आएगा, ये माइनस होके, ये दोनों माइनस होके वापस से 0 आ जाएगा, तो वापस से 0 हो जाएगा। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आई होगी। तो आप कोई भी वैल्यू, ये वैल्यू पुटिंग कब इस्तेमाल करोगे, तो आप इसको ये चीज़ को ध्यान रखो कि वेरिएबल जब ज़्यादा हो, x, y, z, a, b, c, ये जब ज़्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से, नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा होना चाहिए, तब वैल्यू पुटिंग। एक का वैल्यू रखोगे तो दूसरे की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। तो अलजेब्रा में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग जब हम लोग अलजेब्रा के चैप्टर को पढ़ेंगे, राइट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, डाटा इंटरप्रिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज। 8 अलग अलग कंपनी है जिसमें से बाइक सोल्ड कर रहे हैं, वो परसेंटेज पता चल रही है। द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय दिस 8 कंपनीज आर 2000। टोटल बाइक कितना सेल किया गया, 2000 बाइक सेल किया गया। टोटल बाइक 2000 सेल हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय पर्टिकुलर कंपनी इज शोन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय ऑल दिस 8 कंपनी। मतलब परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है कि P का 21%, Q का 19%, R का 5%, S का, ऐसे आपको परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किस कंपनी ने कितना बाइक सोल्ड किया है, राइट। कंपनी P, कंपनी Q, कंपनी R, इस तरीके से।
अब हमें सवाल क्या पूछता है, ये सवाल को देखते हैं। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाई PQRS, यानी कि PQRS एंड द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाई TUVW। TUV एंड W। तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, राइट। तो मेरे को पता है कि 2000 बाइक सोल्ड हुआ था, 21%, मतलब सबके परसेंटेज वाइज नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें एवरेज ही तो पूछ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि चलो सबको ऐड कर देते हैं, PQRS को ऐड कर देते हैं। अगर PQRS को एक साथ रखना है तो 21 + 19 दैट इज 40, 45, 45 + 20 इज 65। PQRS का आया 65। और वही बात करें कि भाई TUVW का कितना आएगा, तो कह रहे 7 + 16 दैट इज 23, 23 + 10 33 + 2 35, 35 आया किसका, TUVW। अब ये जो परसेंटेज वाइज है ना, ये तो परसेंटेज है, तो 65% ऑफ किसका निकलेगा, 2000 बाइक का। 35% ऑफ किसका निकलेगा, 2000 बाइक का। टोटल बाइक तो 2000 था। तो मैं कहता कि 2000, हमें इक्वेशन अगर देखना है तो ऐसे लिखेगा 65% ऑफ 2000, ऐसे निकलेगा ये। उसके बाद लिखना है 35% ऑफ 2000, ऐसे इक्वेशन लिखना होगा। लेकिन हम ऐसे ना लिख के मैं क्या कहूँगा कि 2000 तो दोनों में कॉमन है और परसेंटेज के साइन भी है, तो परसेंटेज का साइन है तो 2 0 तो ऐसे ही कट जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ 20 को कॉमन निकाल देता हूँ, और मुझे डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस लेके और 4 कंपनियों का निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, मतलब एवरेज निकालनी है तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो 65 - 35 कितना हो गया, 30, और ये कितना होता है, ये होता है 5, तो 5 × 30 कितना होता है, 150। तो 150 ऑप्शन में देखो, यहाँ ऑप्शन यहाँ लिखा है 150 इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ PQRS एंड TUVW। ये आपको पता चला डिफरेंस। इजी DI है, कोई टफ डेटा इंटरप्रिटेशन है नहीं, इजी है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन द फिगर AB = AD = 7। अब फिगर दिख रहा होगा, कह रहा है कि AB यानी कि ये लाइन AB, राइट, AB है 7 और AB के बराबर AD है, AB के बराबर ये AD भी है, और ये भी कितना है 7, ठीक है। फिर कहता है कि AC = AE। दूसरी बात कह रहा है कि AC यानी कि ये वाली AC जो है वो किसके बराबर है, AE के बराबर है, ये AE, तो AE के बराबर है, ठीक है भाई। एक ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल नहीं, साइड ये साइड इसके बराबर है, और AC AE के बराबर है, और BC इज 11, BC की वैल्यू गिवन है, दिस इज B, दिस इज C, B और C की वैल्यू गिवन है 11। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ED, ED की लेंथ बताइए। आपको पूछा है कि ED की लेंथ बताइए। डायग्राम दिखाई दे रहा है, क्लियर है डायग्राम। तो कह रहा है कि ये मुझे सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में दे दी गई है, बस पूछा गया कि ED की वैल्यू बताइए। तो ED की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कहता हूँ कि सर ED की वैल्यू जो होगी वो भी 11 होगा। अब कैसे 11 होगा, तो आप कन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझिए इसको, कन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई साहब आपको जो बताया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये जो लाइन है ये इसके बराबर है, ठीक है, और उसके बाद कहता है कि ये जो लाइन है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो दो एंगल, दो साइड बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये एंगल को अगर देखा जाए, ये एंगल को देखा जाए तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, मतलब ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो हम कह रहे हैं कि साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है, ये कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि BC जितना है उतना ही DE होगा, तो ये 11 है तो ये भी 11 होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 11।
सिंपल सा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रूल लग रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जैसे साइड एंगल साइड वाली रूल लग रही है, राइट। तो मेरे को BC इज इक्वल टू ED हम कह सकते हैं और उसका आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, जो दिया गया था वो आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अलजेब्रा का सवाल कह रहा है कि y प्लस 1/y इज इक्वल टू 3। अगर y प्लस 1/y 3 है तो मुझे ये बताइए कि 1/y क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 2 कितना होगा। हाँ जी, y क्यूब की वैल्यू पता करनी है। तो आपको मैं छोटा सा एक रिमाइंडर दे देता हूँ। मतलब क्या है कि अगर x प्लस 1/x k होता है तो मुझे पता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k। ये जो वैल्यू होगी k क्यूब माइनस 3k, ये रूल है। ये क्या है, रूल है। ये रूल कहने का मतलब ये फॉर्मूले से ब्रेक करके ये रिजल्ट आता है। तो आपको ये याद रखना है। तो मेरे को y की वैल्यू पता है, y क्यूब की वैल्यू पता करना है। तो मैं कहता कि 1 प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पे y लिखना है, यहाँ पे y क्यूब लिखनी है। तो इसका रिजल्ट कितना होगा, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये k है, वही तो लिखा मैंने, ये k है, तो k की वैल्यू कितना है 3। और तो क्या करना है, 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब करना है माइनस 3 इंटू 3 कर देना है, यानी कि 27। 3 क्यूब इज हाउ मच, 3 क्यूब इज 27 माइनस 9। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ रही है। मतलब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, इसके अकॉर्डिंग अगर देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि भाई साहब 1/y क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 18। अब ये 18 हो गया, उसके साथ में प्लस 2 है तो प्लस 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20। यही आपका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जवाब हो जाता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये रूल याद रखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते समय आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ा होगा आपने। इजी क्वेश्चन है ना। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। क्या कहता है देखेंगे। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। हाँ जी, 2 tan 60 डिग्री। अब इसके लिए आप देखो तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद होगा, अगर याद होगा, कह रहा है कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका रिजल्ट, ये किसका रिजल्ट होता है या इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन 2 थीटा का रिजल्ट होता है। ये साइन 2 थीटा का रिजल्ट होता है। मतलब मैं अगर इसको लिखूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 60 है। तो इसका रिजल्ट मैं क्या लिखूंगा, इसका रिजल्ट लिखूंगा साइन 2 इंटू थीटा। 2 इंटू थीटा कहने का मतलब 60, तो साइन 120 इसकी वैल्यू आ रही है। साइन 120 डिग्री इसकी वैल्यू आ रही है। तो साइन 120 तो है नहीं मेरे पास, साइन 120 तो है नहीं। अब ये बताओ क्वाड्रेंट के हिसाब से कि 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकेंड, ये 90 डिग्री यहीं हो जाता है, तो 120 डिग्री यहाँ आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ मैं, कम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ मैं। तो साइन 90 प्लस 30 लिखता हूँ, तो इसका रिजल्ट कॉस 30 आना चाहिए। तो कॉस 30 मेरे पास है नहीं, कॉस 60 है, कॉस 30 मेरे पास है नहीं। तो अब इसको क्या करूँ, तो मैं इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग, सप्लीमेंट्री के एंगल के अकॉर्डिंग अगर लेता हूँ, आप समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि साइन 120 को अगर मैं सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग लेता हूँ तो मैं लिखूँगा साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। और साइन 180 माइनस 60 है, तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री में साइन का रिजल्ट साइन ही होता है, और साइन 60 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी।
और ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। पॉजिटिव में रहेगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन 60 डिग्री हमारा ऑप्शन 3 आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने कम्प्लीमेंट्री लगा के देखा, तो कम्प्लीमेंट्री लगा के देखा तो cos 30 आ रही थी, तो cos 30 ऑप्शन में है ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने सप्लीमेंट्री एंगल का लगा दिया, तो 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 मतलब कितना हो गया, मेरे को तो 120 लाना है ना, इसलिए 180 माइनस 60 किया तो 120 आया। तो साइन थीटा ही होता है सप्लीमेंट्री में, कम्प्लीमेंट्री में साइन कॉस बन जाता है ना, सप्लीमेंट्री में साइन ही रहता है और वो पॉजिटिव में रहता है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आपका आंसर हो जाता है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन 10 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही समझ में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में था इसीलिए वो पॉजिटिव हो गया और साइन 60 हमारा आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन है। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या कहता है देखता हूँ। कह रहा है कि द ग्राफ shows the percentage distribution of expenditure of a company under various expenses heads during 2003। 2003 का डाटा है और अलग अलग एक्सपेंसेस बता रहा है। एक्सपेंसेस है परसेंटेज वाइज, यहाँ लिखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन सैलरी, देन इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको ये सारी चीज़ें बताया गया कि इस तरीके से एक्सपेंसेस होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इफ़ द इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट टू ₹3.15 CR, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है तो 17.5% है और ये जो है वो 3.15 CR है, करोड़ है। देन व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द सैलरी, टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सैलरी, टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल कितना आएगा। तो वो कह रहा है सैलरी कितना, कहाँ गया, सैलरी ये है दैट इज़ 20, टैक्स ये है दैट इज़ 10 और कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये है 20। तो कितना हो रहा है 20, 10, 30, 20, 50% की वैल्यू मुझे बतानी है। 17.5% की वैल्यू पता है, 50% की वैल्यू बतानी है। तो मैं लिखता हूँ कि 3.15 और यह है 17.5, तो 1 0 यहाँ ले आता हूँ और 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं कह रहा कि 0 से 0 काट देते हैं और 5 से इसको काटता हूँ तो लाइक 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स और 35 से ये कटेगी तो 9 टाइम्स, तो मेरा वैल्यू आएगा 9 CR यानी कि 9 करोड़। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया सॉल्व। हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी है, डाटा इंटरप्रिटेशन इजी होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन इजी होता है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan to 40। tan to 40 की वैल्यू बतानी है, सिंपल सा सवाल है, tan to 40 की वैल्यू इसमें से क्या होगा। तो tan to 40 को अगर मैं लिखूं, tan to 40 को लिखूं तो लिख सकता हूँ 270 माइनस 30 लिख सकता हूँ और 270 माइनस 30, 270 यानी कि अभी अभी मैंने क्वाड्रेंट की बातें करी थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री, थर्ड इज 270 डिग्री। तो 270 से माइनस 30 होगा। ठीक है, 270 से माइनस 30 होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, आपको पता है। तो tan 270 माइनस 30 करता हूँ तो tan का आएगा cot 30 डिग्री। इसका रिजल्ट क्या आएगा सब, तो आप कहेंगे cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, cot 30 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज √3। cot 30 डिग्री, और ये पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव में √3 होगा, माइनस में √3 भी है तो वो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव में √3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। सही, हाँ जी। आप tan cot 30 या फिर tan 60 दोनों की वैल्यू सेम होती है, राइट। tan 60 और cot 30 की वैल्यू सेम होती है, तो आपको √3 ये वैल्यू याद होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है ना, उसमें से ये वैल्यू याद रहनी चाहिए और याद करनी ही पड़ेगी आपको अल्टीमेटली कि भाई इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी एक है। कहता है कि द टेबल गिवन बिलो shows the income of company C1 and C2 in 6 years। C1 और C2 का इनकम दिया गया है, 6 साल है, PQRSTU, इस तरह से अलग अलग साल दिया गया है। तो क्या पूछता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट, मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है, सॉरी यहीं पे स्टेटमेंट है, कह रहा है कि दो स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द इनकम ऑफ C1 इन द ईयर P, इनकम ऑफ C1 इन द ईयर P दैट इज 750 इज 33.33% ऑफ द इनकम ऑफ C2 इन ईयर Q C2। यानी कि ये जो इनकम होगा, क्या ये 33.33% है अकॉर्डिंग टू दिस वन। भाई 750 क्या 33% दिख रहा है आपको इसका, नहीं, ये 13 है और ये 1 है, तो ये तो 300% है। तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया पहला। दूसरा स्टेटमेंट भी देखेंगे हम, समझ आया क्या कह रहा था कि P जो है वो 33% है Q के C2 का, C1 का P यानी कि 750 जो है वो 33.33% है अकॉर्डिंग टू Q का C2 का Q ईयर में। तो ये गलत हो गया, 300% है वो। दूसरा कहता है कि द एवरेज इनकम ऑफ C1 C2 इन T इज 400। C1 C2 T ईयर में क्या 400 है एवरेज, तो इसका एवरेज निकालनी है तो 500, 200, 700 एंड 800, ये टोटल आ रहा है 800 और डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो 400, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है, तो स्टेटमेंट ओनली 1 हमारा आंसर होगा, 1 ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। इजी क्वेश्चंस पूछा गया था इस शिफ्ट में भी, पहला दिन का पेपर था तीसरे शिफ्ट में, फर्स्ट डे का और तीसरा शिफ्ट था ये। क्या कहता है कि द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 12% ऑन एन आर्टिकल इज। सिंगल मतलब सिंगल डिस्काउंट कितने के बराबर होगा, 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट का कितने के बराबर होगा। एक बार 15% का डिस्काउंट देंगे, फिर 12% का डिस्काउंट देंगे, तो ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट आएगा, आपको ये पूछ रहा है। तो मैं अगर ऑप्शंस को देखूँ तो 3% तो गलत है भाई, एक 25% चलो ठीक है देख लेंगे, और ये कह रहा है 74%, ये भी गलत होगा क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्काउंट तो होगा नहीं। अब डिस्काउंट कैसे निकालोगे, सक्सेसिव डिस्काउंट x + y - xy / 100, और ये बातें बहुत बार रिपीट करी गई है। तो x + y यानी कि 15 + 12 तो 27 हो गया, माइनस 15 × 12 कितना होगा, तो 150 एंड 180 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1.8 माइनस होगा। तो 1.8 अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 25.2% इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगी। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा, 25.2%। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी इजी सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ कॉपर स्फेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, एक स्फेयर है, एक गोला है, राइट, 18 सेंटीमीटर डायमीटर है उसकी, इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 6 mm। 6 mm, 6 mm है, ओके 6 mm है। तो हमें कहता है कि बताइए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर कितनी होगी। क्वेश्चन को समझ गया आप। क्वेश्चन को अगर मैं कहूं कि एक मेरे पास स्फेयर है, इस स्फेयर को हम क्या कहेंगे कि इसको पिघलाकर हम वायर बनाएंगे। और वायर कैसा बनाएंगे, तो वायर ऐसा रिसाइज करते हैं, पतला सा वायर होगा, लंबा होगा, राइट।
मतलब लंबा सा वायर होगा, तो मुझको बताना है कि इसकी हाइट कितनी बनेगी। तो हम कह रहे हैं कि जो स्फेयर है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका डायमीटर गिवन है 18, तो इसकी आर की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, और मुझे पूछ रहा है कि लेंथ बताइए, एच की वैल्यू पूछी जा रही है, और डायमीटर कितनी है, तो 6 mm है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी रेडियस जो होगी वो 3 mm होगी। तो वॉल्यूम सेम होगी दोनों की, क्योंकि उसी वॉल्यूम से इसी को पिघलाकर हम ये बनाएंगे, तो कितना हाइट होगा आपको बताना है। तो इस तरीके का सवाल बहुत बार पूछे गया है यार, सेम पैटर्न का, सेम पाई को रख देते हैं हम ऐसे ही 4/3 पाई, आर की जगह लिख देते हैं 9 × 9 × 9, और फिर मैं एच निकालनी है, तो मैं कह रहा कि चलो यहाँ पे भी पाई हो गया, और आर स्क्वायर यानी कि 3 mm है, तो 3 × 3, और एच की वैल्यू निकालनी है। आप इसको कैलकुलेट करो, देखो कौन सा नंबर से कट रही है, कितना आ रहा है एच की वैल्यू, तो 5 पाई से पाई कट गया, और ये 3 और 3 को मैं अगर नीचे ले आऊँगा तो 3 एक 3 तो ये है, तो ये 3 बन जा रहा है, फिर एक 3 से ये 3 काट देता हूँ, और एक 3 से ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो, तो 9 × 3, 9 × 3 इज 27, 27 4 टाइम्स 108, तो मेरा 108 मीटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का 15वां सवाल, मतलब इस सेट का 15th नंबर क्वेश्चन, करेक्ट। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कहता क्या है कि अ सॉलिड मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन। अच्छा, फिर से वैसे ही सवाल है, फिर से मेंसुरेशन का सवाल है। कह रहा है कि इस बार जो इस स्फेयर को मैं कोन में कन्वर्ट करूंगा, कोन में कन्वर्ट करेंगे हम, इस बार कोन में कन्वर्ट करेंगे। कह रहा है कि मेटेलिक स्फेयर जिसकी रेडियस 13 है, इसकी रेडियस कितनी है 13, और मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन हैविंग डायमीटर ऑफ बेस इज 13, डायमीटर जो है उसका 13 है, डायमीटर 13 है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। हमको क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि बताइए कि भाई इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट बताइए। तो मैं कह रहा कि फिर से वही बात, फिर से सेम चीज़ है, जैसे कि भाई इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 13 है, इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच की वैल्यू निकालनी है मुझे, एच की वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना हम इन दोनों वॉल्यूम को, जैसे हमने अभी पिछले सवाल में की थी कि भाई 4/3, बार बार लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आर की वैल्यू 13 थी, तो 13 × 13 × 13 कर देते हैं, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होता है 1/3 पाई, का मतलब पाई लिख देते हैं आर स्क्वायर, ये तो डायमीटर था ना, ये 13 क्या था, 13 क्या था, डायमीटर था, तो रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस हो जाएगी 13/2, तो मैं लिखता हूँ आर स्क्वायर यानी कि 13/2 और 13/2 आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे एच ही निकालना है। अब इसमें से जो कैंसिल होगा काट दो, तो मैं कह रहा पाई पहले कट गया, 3 कट गया, 13 2 बार है, तो 13 यहाँ से भी 2 बार कट गया, 2 × 2 4, 4 × 4 16, और 16 × 13 आ गया हमारा, तो कितना हो जाएगा 160, 48, 208 हमारा आंसर हो जाता है। सेंटीमीटर और मीटर जिसमें भी है, तो 208 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। सेंटीमीटर होनी चाहिए थी क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में थी ना। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया, सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, तो 208 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, और क्वेश्चन नंबर 16 डन हो गया। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कहता है।
क्वेश्चन आप देख रहे हो, कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 7 है, बीइंग एक्यूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा। आपको दिया गया है कि tan थीटा प्लस sec थीटा 7 है, तो बताइए कि 5 sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ मैं, सिंपल सी पॉइंट बताता हूँ। आप एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जानते होंगे। कहता क्या है वो आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहता है, 1 होता है। अब ये क्या है, तो मैं इसको बोलता हूँ ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। सॉरी, प्लस नहीं होती है, माइनस होती है बीच में। ये जो प्लस लिख दिया ना, ये माइनस होता है, ठीक है। मतलब फॉर्मेट अगर देखा जाए, इस इक्वेशन का फॉर्मेट अगर देखा जाए तो क्या कहता है, ये होगी, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, मान लीजिए ये ए है और बी है, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और उसके बाद कह रहा है कि एक और लिखे तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये है, और ये वैल्यू 1 होती है। और इसी को अगर देखो तो मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 7 दी गई है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर 7 दी गई है तो मुझे ये बताओ, मैं इस इक्वेशन को पलट के लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूँ भाई कि भाई अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये गिवन है 7, ये गिवन था 7। अब हम कहते हैं कि हमें दूसरी वैल्यू देखूं, तो मैं लिख रहा हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, तो ये 7 अगर है तो 7 इधर जाके क्या होगा, 7 इधर जाके 1/7 हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा विल बी 1/7। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 1/7 डायरेक्टली, ठीक है। अब जब इसको मैं ऐड करूं, मतलब सॉल्विंग दिस इक्वेशन, एडिंग दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन को जब मैं ऐड करता हूं तो मैं कहता हूं कि प्लस 10 माइनस 10 कट जाएगा, तो ये आएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 7 होल 1/7। ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 होल 1/7, दैट इज लाइक 50/7, 50/7। अब देखो सेक थीटा का मतलब ये आ गया, तो सेक थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं हम। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 50/7। 2 से ये काटूंगा तो 25, यानी कि कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, कॉस थीटा की बात करूं तो ये 7/25 आएगा। और कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, तो कॉस थीटा रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो मुझे पूछा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बेस 7 है, हाइपोटेनियस 7 है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो बोल रहा है कि बेस अगर 7 है और हाइपोटेनियस 25 है, तो ये 24 होगा, ये ट्रिपलेट बनता है। 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 49, तो 625 होता है, तो ये ट्रिपलेट बनता है। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर 24 आएगा, तो ये हो जाएगा 24, और हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये 25। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 24/25। लेकिन मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था 5 साइन थीटा की वैल्यू, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था 5 साइन थीटा की वैल्यू। तो मैं दोनों तरफ इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे को 5 साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 24/5 आएगी, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या कहते हो, समझ में आया? मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि आपका दिमाग में, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो पूरा बेसिक से समझो कि क्या होता है, कैसा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 को डील कर लिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड की सम बतानी है कि कितनी होगी। तो ये है z की वैल्यू, ये z लिखा गया है, ये एंगल x है और ये एंगल y है। तो इन तीनों का सम बतानी है। आप देख रहे हो डायग्राम कैसा लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा गया है 110, यहाँ लिखा गया है 120। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को अगर देखें तो मैं कह रहा कि क्या कर सकते हैं सर, देखो निकालने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है। आपको एक रूल पता होगा कि ट्रायंगल में अगर ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल को इस साइड को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट के सम होगा, मतलब सम ऑफ अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो अगर मैं देखूं तो एक तो ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल का, अरे यार एक तो आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है ये इधर का, और दूसरा आपको दिख रहा है ये। तो मैं अगर देखूं तो x प्लस वाई प्लस जेड ही पूछा गया है डायरेक्टली, तो क्यों ना हम इसको लेके सॉल्व कर दें। सॉल्व करने का तरीका और भी हो सकता है, देखो 2-3 तरीके निकल सकते हैं इसमें, लेकिन हमें जल्दी पहुंचना है, जल्दी सॉल्व करना है। तो जल्दी सॉल्व करना है तो मैं कह रहा हूँ इसको अगर मैं एक्सटीरियर एंगल मान लूँ और इसको पूरा ट्रायंगल मान लूँ, ये मेरा पूरा अगर ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं पूरा ट्रायंगल मान लेता हूँ तो ये 120 है। तो ये 120 है तो मेरे को पता है ये एंगल और ये तीनों एंगल, दोनों मिला के यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड 120 होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन 3 ऐसे हो जाएगा, 120 ऐसे हो जाएगा डायरेक्टली। अगर इसको आप ब्रेक करके समझना चाहो तो ब्रेक करके भी समझाता हूँ मैं, कि ब्रेक करके अगर मैं समझता हूँ, सपोज दैट मैं कहता हूँ कि इस एंगल को अगर पकड़ूँ, इस एंगल को पकड़ूँ तो ये 110 है, तो x और z कितना होगा। तो मैं कह रहा हूँ x प्लस z जो होगा 110 हो जाएगा। अच्छा ये 110 है तो ये 120 है, तो ये कितना होगा, तो ये 60 होगा। अब मैं ट्रायंगल ACD की भी बात करूँ तो ये 110, ये 60, 170, तो ये कितना होगा 20। तो 110, हाँ सॉरी 20 नहीं होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा। तो 110 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप जैसे भी देखो, ये जो ज्योमेट्री का पार्ट है ना, बड़ा इजी पार्ट है। एक बार जब समझ जाओगे अच्छे से ना, तो कोई भी ऐसे सवालों को आप आराम से डील कर पाओगे, ठीक है। बस कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। जब भी हम ऐसे डायग्राम देखते हैं तो ये जो एंगल होगा, मैं तीनों चारों पॉइंट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो एंगल होगा, ये इनके सम के बराबर होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, सपोज़ इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, तो ये जो एंगल होगा ये इसका और इसका सम होगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ इसको, तो इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो ऐसा रूल है, तो उसी को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ अ वुमन इज 5:1। एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंसेस एंड सेविंग का रेशियो गिवन है 5:1। If her income and expenditure are increased by 10% and 20% respectively, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को अगर बढ़ा दिया जाए, इनकम को और एक्सपेंडिचर को अगर बढ़ा दिया जाए 10% एंड 20% से रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हर सेविंग। सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस को अगर मैं बोलूँ, मैं कह रहा हूँ एक्सपेंडिचर और सेविंग अगर 5:1 दिया गया है, तो आप यहाँ पे ऐसे बता सकोगे क्या कि इनकम कितना रहा होगा, इनकम 6 रहा होगा।
6 में से 5 खर्च किया और 1 बच गया। ठीक है, अब अगर मैं यही बात को डायरेक्टली यहीं रख दूं कि भाई इनकम और एक्सपेंडिचर 10% और 20% से बढ़ गया, तो इसको 10% से बढ़ाऊंगा तो 6.6 हो जाएगा, और इसको 20% से अगर बढ़ाऊंगा तो 0.5 यानी कि ये 6 हो जाएगा। तो 6.6 और 6 माइनस करें तो कितना बचेगा? 0.6। तो मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग में कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो पूरा 1 से 0.6 हो गया, यानी कि 0.4 का चेंज आया 1 में, तो मैं कहूँगा 40% का चेंज आया। एक तो बेसिक सा तरीका था कि आप ऐसे रख के कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। 5 का 10% 0.5 होगा, तो 20% 0.5 मिलके 1 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 का 10% 6.6 हो जाएगा, 6.6, और 6.6 में 6 खर्च करेगा तो 0.6 बचेगा। तो 1 से कितने का चेंज आया? तो 0.4 का चेंज आया। तो 0.4 का चेंज आया मतलब 1 का 0.4 कितने का है? 40%। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और मैं बताने की कोशिश करता हूँ यार। वैसे इजी है ये, कोई टफ है नहीं ये तरीका। ये सेविंग कितना? 1। तो मैं कहता हूँ कि अगर इनकम में देखो एक्सपेंडिचर फिर से बताता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे को बोल रहा है इनकम में 10% बढ़ा और एक्सपेंडिचर में 20% बढ़ा, तो मेरा रेशियो है 5:1। अगर मैं एलिगेशन मिक्सचर को यूज़ कर दूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो मैं कह रहा हूँ एक्सपेंडिचर में मेरा कितना परसेंट बढ़ा? तो मेरा एक्सपेंडिचर में 20% बढ़ा था। सेविंग में कितने का चेंज आएगा हमें नहीं पता, हमें वही पता करना है कि सेविंग में कितने का चेंज आएगा। लेकिन इनकम में कितने का चेंज आया था? तो इनकम में 10% का चेंज आया था। और रेशियो की बात अगर करी जाए, दिखाई दे रही है? हाँ, रेशियो की अगर बात करी जाए तो रेशियो में बोलता है इनकम और सेविंग का रेशियो है 5:1। तो आप बताइए कि 20 में से 10 जाएगा तो ये 1 की वैल्यू कितनी? 10 होगी। 1 की वैल्यू 10 होगी, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 की वैल्यू 50 होगी, है ना। 1 की वैल्यू 10 होगी तो 5 की वैल्यू 50 होगी। अब ये 20, अब इस डायग्राम में आपको पता होगा कि कोई एक वैल्यू बड़ी होती है, कोई एक वैल्यू छोटी होती है। मीन वैल्यू से, बीच वाले वैल्यू से कोई एक वैल्यू बड़ी होती है, छोटी होती है। तो 20 तो बड़ी हो गई। अब मैं बताओ यहाँ 50 कैसे आएगा? तो मैं कह रहा हूँ कि 50 ऐसा आएगा, अगर मतलब ये अगर मान लीजिए कि s है, तो आप क्या करेंगे? 10 माइनस एस इज इक्वल टू 50। तो s की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? तो s की वैल्यू -40 होनी पड़ेगी, तब जाके वो 50 आएगा। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -40। यानी कि सेविंग में जो है वो 40% से डिक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बातें नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो 40% का चेंज आएगा। तो 40%, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो क्या कहता है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 27 टू द पावर 27 प्लस 27 इज डिवाइडेड बाई 28। देखो ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, इस सेट में भी है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। कह रहा है कि 27 के पावर पे 27 है प्लस 27 है, तो इसको अगर मैं 28 से डिवाइड करूँ तो मुझे बताइए कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? रिमाइंडर कितनी आएगी? व्हाट विल बी द रिमाइंडर 28 से अगर डिवाइड करूँ। तो देखो रूल कुछ है, रूल बुक की बात करूँ, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई नंबर है, लेट से x है, x के पावर पे n है, और प्लस a है और a के पावर में भी n है। और अगर इसको मैं x प्लस a से डिवाइड करूं, अच्छा इसको x प्लस a से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि मैं कहता हूं कि n जो है ना, पावर पे जो वैल्यू है वो अगर ऑड है, या फिर ऑड नहीं इवन है, तब x प्लस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा?
एक्स प्लस ए से तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर मैं सॉल्व करके बताने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा क्या कर दिया, अच्छा पहले इसी में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें से 27 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, 27 कॉमन ले लूँगा, यहाँ से 27 एक बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा 27 के पावर पे 26 और बचेगा 1, और 1 के पावर पे 26 रख दो या कुछ भी रख दो, और डिवाइड करनी है मुझे 28 से, डिवाइड करनी है मुझे 28 से, करेक्ट। तो 28 से डिवाइड करनी है तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो मैं कह रहा कि मैं ये कह रहा कि 27 और 1 को अगर मैं x और a मान लूँ, x और a मान लूँ, ठीक है, x और a मान लूँ, तो x और a के पावर पे क्या है ये देखो, तो पावर पे ऑड इवन नंबर है 26, और जब पावर पे इवन नंबर होता है ना तो ये नंबर जो है, ये जो नंबर है x प्लस a से डिवाइड हो जाता है। तो x प्लस a से डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब x प्लस है, ये x है, ये a है, तो यानी कि 27 प्लस 1 28, 28 से ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 27, राइट, बचेगा क्या 27, और 27 इसको ना इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक और तरीका बताने की कोशिश, यहाँ पे 27 नहीं बचेगा, 27 ही बचेगा, बट मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि सपोज दैट ये है, अब हम कह रहे हैं कि चलो इसको इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड अगर करूँ मैं, ठीक है, अलग अलग डिवाइड करूँ मैं, अगर इसको ऐसे लेता हूँ, मैं कह रहा कि 27 के पावर पे 27 है, इसको 28 से डिवाइड करेंगे प्लस 27 डिवाइडेड बाई 28 करेंगे, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, तो मैं कह रहा कि 27 है ना, तो 28 से कम है, यानी कि एक कम है, तो यहाँ पे रिमाइंडर -1 बचेगा, और यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब -1 को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर टोटल बच रहा है -2, तो रिमाइंडर तो माइनस में होता नहीं है, रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो रिमाइंडर अगर माइनस में नहीं होता है तो रिमाइंडर 28 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, तो आप क्या करो कि रिमाइंडर अगर माइनस में आ जाए, रिमाइंडर अगर माइनस में आ जाए तो उसमें 28 यानी कि डिवाइज़र को ऐड कर दो, डिवाइज़र को ऐड कर दो, तो यही आपका रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि मेरे को रिमाइंडर पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं कह रहा रिमाइंडर अगर माइनस में आ जाए, अब इसको समझाता हूँ मैं, देखो क्या कहता है। अगर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि मैं 7 को डिवाइड करता हूँ 4 से, सपोज दैट, तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ये क्लियर है। अगर मैं कहता हूँ कि 7 को मैं 4 से जब डिवाइड करता हूँ 2 टाइम्स करता हूँ, 2 टाइम्स जाऊँगा तो ये रिमाइंडर -1 बचेगा। अब रिमाइंडर तो माइनस में होना नहीं चाहिए, रिमाइंडर तो पॉजिटिव में होना चाहिए, तो रिमाइंडर जो आया डिवाइज़र को उसमें ऐड कर दो, डिवाइज़र को उसमें ऐड कर देंगे तो मुझे एक्चुअल रिमाइंडर पता चलेगा, दैट इज़ 3। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे करी, हमने क्या किया यहीं पे, हमने यही वही चीज़ को यहाँ पे किया। मैं आपको बताता हूँ कि अगर 27 के पावर पे 27 था प्लस 27 था डिवाइडेड बाई 28 करनी थी, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगी, यहाँ पे 27 है तो -1 रिमाइंडर बचेगी, क्योंकि 28 1 टाइम जाना चाहिए था। 27 और 28 की बात करूँ तो 1 टाइम जाएगा तो माइनस रिमाइंडर 1 बचेगा। अब माइनस रिमाइंडर यहाँ 1 बचा तो यहाँ भी -1 बचेगा, ठीक है, ठीक है। अब -1 को अगर ऐड करूँ तो रिमाइंडर मुझे निकल के आ रहा है -2, तो रिमाइंडर तो माइनस में नहीं होगा, यही बात जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिमाइंडर तो माइनस में नहीं होगा, तो रिमाइंडर अगर माइनस में आ गई है तो उसमें डिवाइज़र को ऐड कर दीजिए, तो डिवाइज़र को अगर मैं -2 में 28 को ऐड करूं तो मेरा रिमाइंडर होगा 26, तो 26 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने थोड़ा लेंदी लेके चला गया, पहले उस प्रोसेस में थोड़ा सा मैं कुछ शायद मैं मिस कर गया। वैसे ऐसे समझ लो कि 27/28 था, तो मुझे 27/28 था,
ओके, तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 26। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 हमारा क्या कहता है? स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। टेबल को पढ़ो और आंसर करो कि क्या पूछा गया है। क्या दे रहा है कि स्कूल का नेम है ABCD, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 900, 400, 900, 400 दिखाई दे रहा होगा, 900, 400, 1000, देन 800। तो ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है इनरोलमेंट का। अब कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट ऑप्टेड बायोलॉजी, इसमें से 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी ऑप्ट किए हैं। तो 9 3 टाइम्स इज 270 हो जाएगा बायोलॉजी। वैसे सबका परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ रहा हूँ मैं। और फिर कह रहा है कि रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी, रेशियो है मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल का रेशियो है जो बायोलॉजी ले रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी फ्रॉम स्कूल B एंड D। B और D का फीमेल स्टूडेंट का रेशियो बताइए। B और D का फीमेल स्टूडेंट का रेशियो बताइए। तो B और D की बात करें तो B हो गया 400 यहाँ पे है, उसमें से 36 है तो 36 इंटू 4 करेंगे तो 36 इंटू 4 कितना होगा? 120 एंड 24 144 स्टूडेंट। और B और D की बात कर रहे हैं तो D की बात करें तो 800 स्टूडेंट है, 18% बायोलॉजी लिया हुआ है। तो 18 इंटू 8 हो जाएगा 80 प्लस 64 144। अब इस 144 में रेशियो दिया गया है 57 और 39, और मुझे फीमेल का रेशियो बताना है, फीमेल स्टूडेंट का। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ 5 + 7 कितना होता है? 12। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 7 इंटू 12 फीमेल स्टूडेंट है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी 12 है, तो 12 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। तो 9 इंटू 12 यानी कि रेशियो क्या आएगा? रेशियो आएगा 7:9। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 को देखेंगे तो 22 कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC कट्स द लाइन BC एट D। एक ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ कि भाई एक ट्रायंगल ले लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक BAC बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC कट्स BC एट D। अब सपोज दैट कि ये A है, ये B है, ये C है। अब एक एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं पॉइंट A से, पॉइंट A से एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ब्लैक कलर। अब कह रहा है कि BAC को एक एंगल बाइसेक्टर है जो BC को D पे काटता है। दिस इज द पॉइंट D। इफ BD इज 6, BD की वैल्यू गिवन है, BD की वैल्यू गिवन है 6 एंड BC इज 14, BC यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू गिवन है 14। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है 14। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB बाई AC? AB बाई AC की वैल्यू बतानी है, राइट। तो आप देखो कि एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल का एक एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। तो एंगल बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो बेस को वो डिवाइड करता है, यानी कि BC को जो डिवाइड किया, जैसे कि ये 6 है तो ये टोटल 14 था, तो ये कितना बचा? ये 8 बचा। तो ये जो इस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, जिस रेशियो में, रेशियो क्या होगा 6 और 8 का, 6 और 8 का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 और 4। तो 3 और 4 के रेशियो में जो इसको डिवाइड किया, उसी रेशियो में AB और AC को भी डिवाइड करेगा। AB और AC का भी वही रेशियो होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ सेम रेशियो में हो जाएगा। जैसे कि हमें पूछा गया है AB बाई AC,
तो ये जो होगा वो बी डी बाई बी सी के बराबर होगा, बी डी और डी सी के बराबर होगा। तो बी डी डी सी है 3/4, तो 3/4 तो मुझे यही पूछा गया है, ठीक है। बिकॉज ए डी इज़ अ माई, आपको ये चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो जिस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा उसी रेशियो में ये भी होगा, तो उसी रेशियो में ये भी होगा, तो हम लिखेंगे 3:4। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बेसिक सा सवाल था, ये भी ज्योमेट्री के ऊपर का क्वेश्चन है, राइट। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। सेम रेशियो में ही कट करता है एंगल बाइसेक्टर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि ए टेक्स 4 times as much time as B और 5 times as much as time as C to finish a piece of work, है ना। टाइम की बातें कर रहा है कि A B C कह रहा है कि A टेक्स 4 times as much as B, B के अकॉर्डिंग 4 गुना टाइम लेता है, एंड और 5 times as much as B, 5 times as much time as C, C से 5 गुना टाइम लेता है, B से 4 गुना, B से 4 टाइम्स। तो 4 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 20 होता है। तो इसका मतलब मैं ऐसे रख देता हूं कि अगर ये 20 है तो ये 5 होगा और ये 4 होगा। तो मेरे को ये बताइए कि C का 5 टाइम्स बोल रहा है, राइट। देखो मैंने जो रखा है वो समझो, मैं कह रहा हूँ कि C का 5 टाइम्स, तो C का 5 टाइम्स है क्या, 4 का 5 टाइम्स 20, ठीक है। और B का 4 टाइम्स है क्या, B का 4 टाइम्स है, ये 5 का 4 टाइम्स है। और ये क्या है, ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। आप ऐसे भी रख सकते थे, मतलब अगर ए बी को अलग रखोगे तो ये 4:1, ए सी को अलग रखोगे तो 5:1। अब ए कॉमन है तो 4 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 5 × 1 करोगे तो ये 5, और फिर 4 × 1 करोगे तो ये 4। ऐसे भी रख सकते हो अलग अलग रेशियो को, लेकिन मैंने एक साथ रख दिया कि 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन लिया और एक साथ रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये टाइम का रेशियो मिल गया मुझे। अब कहता है कि वर्किंग टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days। अब सब अगर साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो बी कैन डू द वर्क अलोन इन हाउ मेनी। तो मैं कह रहा कि अगर टाइम का रेशियो यही है, अगर टाइम का रेशियो यही है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाता है इसका रेसिप्रोकल, या तो फिर मैं कहता हूँ कि चलो इसकी एफिशिएंसी ही, इसकी टाइम की रेशियो मुझे पता चल रही है ना। मैं ऐसा लिखता हूँ कि अगर ये टाइम की रेशियो ही है तो टाइम की रेशियो ही रहने देते हैं 25/4, और मैं एक वर्क पता करता हूँ इसका। तो 25 और 4 का वर्क पता करा तो मेरे को पता चला कितना, 5 4 20 ही पता चला, ठीक है। अब 20 पता चला तो एक ये पता चला कि 20 यूनिट काम है, मतलब टोटल काम नहीं है ये तो रेशियो था ना, टाइम का रेशियो था ना। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग एक कॉमन वैल्यू पता करा 40। अब कहता है कि तीनों जब मिलके काम करता है तो 4 दिन में काम करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि टोटल वर्क जो लेंगे हम, टोटल वर्क लेंगे इसका 4 गुना। तो टोटल वर्क हम ले लेते हैं 80। सिंपल सा पॉइंट। टोटल वर्क अगर 80 लेते हैं और मुझे बता कि इसकी एफिशिएंसी यहाँ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, एफिशिएंसी अगर मैं इसके यहाँ के अकॉर्डिंग देखूँ तो इसकी एफिशिएंसी तो 1 थी, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी 4, और इसकी एफिशिएंसी 5 थी। अब टोटल वर्क अगर मैं ये लेता हूँ तो मुझे बता बी कैन डू द वर्क, बी कितने दिनों में काम को करेगा, बी कितने दिनों में काम करेगा। तो 4 ना टोटल वर्क में, अच्छा यहाँ पे 3 था तो ये हो जाएगा 20। कुछ गलत कर गया मैं शायद, हैं जी। अच्छा इसकी एफिशिएंसी अगर ये है, मैं इसको अगर ऐसे देखूं
मैं इसको एफिशिएंसी वैसे ही रहने देता हूँ। मैंने जो कहा आपको, मैंने कहा कि ये टोटल वर्क हो जाएगा मान लीजिए 80, तो इसकी एफिशिएंसी अगर मैं बोलता हूँ कि ये है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, ये वाला बात हटा दीजिए। मैं कह रहा कि टोटल 20 है, एफिशिएंसी का रेशियो अगर ये आता है तो मुझे बताइए कि एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। 4 दिन में पूरा काम करता है, तो मैं कहता हूँ 4 दिन में पूरा काम करता है तो 40 टोटल काम हो गया। अब पूरा काम हो गया 40, तो मुझे बताइए कि बी कितने दिनों में काम करेगा। तो एफिशिएंसी तो 4 है ना उसका, तो 4 से डिवाइड करूँ तो बी 10 दिनों में काम को ख़त्म करेगा और मेरा आंसर हो जाएगा 10 दिन। मैं फिर से आपको समझाऊं कि मैंने क्या किया। ये बात आपको रेशियो में तो समझ में आया ना कि रेशियो कितना आया, 25 और 4 कैसे आ गया। ठीक है, मैं कहता कि चलो इसको टाइम का, ये तो टाइम का रेशियो था, एक्चुअल टाइम नहीं था, ये टाइम का रेशियो था। तो मैं कह रहा कि इसका टाइम 20 है, 5 है, 4 है, ए बी सी। तो एक टोटल वर्क, मैंने एक टोटल वर्क का यूनिट निकाला, तो यूनिट निकाला तो 20 आया। तो इसकी एफिशिएंसी पता चल रही है 1, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 5, मतलब ये एफिशिएंसी पता चल गई। ठीक है, ये मुझे एफिशिएंसी पता चल गई। तो मैं कह रहा कि टोटल एफिशिएंसी अगर तीनों का देखें तो कितना आएगा, 5 + 4 + 1, 5 + 4 9 + 1 10, तो तीनों की एफिशिएंसी 10 आती है। और मुझे पता है कि तीनों 4 दिन मिल के काम को ख़त्म करते हैं, तो टोटल वर्क अब पता चल रहा है 40 यूनिट। टोटल वर्क पता चल रहा है 40 यूनिट। अब टोटल वर्क अगर 40 है, 20 नहीं है, 40 है, 20 तो हमने इसके बेसिस पे, टाइम के रेशियो के बेसिस पे एक काम पता करा था, लेकिन टोटल वर्क तो 4 दिन में हो रहा है, तो इसका मतलब 20 का मल्टीपल ही आएगा। तो टोटल वर्क 40 है और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो वो कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 10 डेज, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। और एक दो सवाल है उसको भी कर ही लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट। अगेंस्ट द करंट, करंट के अगेंस्ट में जा रहा है, यानी कि अपस्ट्रीम जा रहा है, 6 मिनट के लिए स्विम करता है। तो मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम अ पॉइंट पी, फ्रॉम द पॉइंट, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, और ये अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए। एंड देन स्विम बैक अलोंग द करंट फॉर नेक्स्ट 6 मिनट एंड रीचेज द पॉइंट क्यू। अब स्विम बैक करेगा। अच्छा, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, पहले ये क्लियर कर लो। तो मैं कहता कि सर डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड कम होगी, ऊपर जाने की स्पीड कम होगी। तो कह रहा है क्या कि 6 मिनट के लिए तो अपस्ट्रीम गया और फिर कहता है कि स्विम बैक अलोंग द करेंट फॉर नेक्स्ट 6 मिनट एंड रीच द पॉइंट, रीच एट अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू पे पहुंच जाता है, एक पॉइंट क्यू पे पहुंच जाता है। तो मुझे ये बात बताइए कि 6 मिनट के लिए तो मैं अपस्ट्रीम की तरफ ट्रैवल कर रहा था, एक जगह में पहुंच गया, अब यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम जाऊँगा तो क्या 6 मिनट में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, 6 मिनट में तो ज़्यादा जाऊँगा ना। अगर टाइम सेम बता रहा है और मुझे पता है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होती है, तो 6 मिनट में तो हम ज़्यादा जाएंगे। क्या कहते हो, मतलब इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट लेट से ए है, तो पी से ए तक ट्रैवल किया अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम ट्रैवल जब करा तो 6 मिनट ट्रैवल करा, और ए से फिर वो डाउन स्ट्रीम की तरफ चलना शुरू किया, 6 मिनट फिर चला और एक पॉइंट क्यू पे पहुंच गया। तो यहाँ पे भी टाइम 6 मिनट है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है। ये बात को क्लियर करो कि क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम था, तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा क्योंकि स्पीड कम होती है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में ये बात पता चली। अब कहता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज़ 120 मीटर, यही बात यहाँ पे बता रहा है
कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 120 मीटर है, देन द स्पीड ऑफ करंट आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ करंट बताइए, वाटर की स्पीड बताइए क्या होगी। तो मैं क्या करूं यहाँ पे, तो मैं कह रहा कि 120 मीटर, तो ये P2Q का वैल्यू है, P2Q, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखा जाए तो सेम होगा। तो मैं कहता हूँ कि चलो P से A का वैल्यू को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर। तो मैं जब अपस्ट्रीम जा रहा हूँ, जब मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूँ तो टाइम है 6 मिनट का। तो मैं फिलहाल अपस्ट्रीम की बातें करता हूँ, कह रहा हूँ कि अपस्ट्रीम जा रहा हूँ तो x किलोमीटर जाता हूँ 6 मिनट में, ठीक है। और जब डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस 120, यहां से यहां तक प्लस 120, यानी कि x प्लस 120 जाता हूं 6 मिनट में। यानी कि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है डिस्टेंस बाय टाइम, मैंने लिखा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम नॉट स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो अब देखो अपस्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमें पता चल रही है, तो मुझे करंट की स्पीड बतानी है, करंट की स्पीड बतानी है ना। तो मैं कह रहा है कि चलो एक काम करते हैं कि स्पीड तो ये ज़्यादा होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि d माइनस अप कर लेते हैं, ये अप ये डाउन, तो इसको माइनस करते हैं। तो मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए, ताकि ये कैंसिल हो जाए। d माइनस अप डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 2, तभी तो हमको वो मिलेगा। मेरे को देखो क्या कह रहे हैं हम पूरी बात को थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करके बताते हैं। ये अपस्ट्रीम जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा बोट माइनस वाटर, और ये डाउनस्ट्रीम क्या आएगा, ये बोट प्लस वाटर, ठीक है। ये क्या लिखा, डिस्टेंस बाय टाइम, ये लिखा डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसका इक्वेशन अगर बनाने जाऊँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर इक्वेशन बनाऊँ तो मैं लिखूँगा किस तरीके से, तो मैं कह रहा कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो ज़्यादा होगी, ये स्पीड तो ज़्यादा होगी, ये स्पीड कम होगी। तो मैं पहले लिखता हूँ x/6 प्लस 120/6, और ये जो आएगी ये आएगी बोट प्लस वाटर, ये जो आएगी ये क्या आएगी, बोट प्लस वाटर। और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ये है x/6, और ये जो आएगा ये आएगा बोट माइनस वाटर। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन जो लिखा हमने सॉल्व कर देंगे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 दिखाई दे रही, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस, दिस विल बिकम माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, नहीं तो ये तो प्लस ही रह जाएगा, कुछ है नहीं यहाँ पे। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो मुझे तो वैल्यू कटती हुई दिख रही है कि x/6 और x/6 डायरेक्ट कट गया, ये रह गया 120/6, और w बच गया, और b कैंसिल हो गया। देखो देखो सही आया, 2w इज इक्वल टू 120/6, और ये जो 6 है, ये 6 जो है वो मिनट में है, ध्यान देना, और 120 जो है वो मीटर में है, 120 मीटर में है और 6 जो है मिनट में है। तो मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 360 सेकंड होगा। तो मैं इसको सॉल्व करके w की वैल्यू निकाल दूंगा, w की वैल्यू निकाल दूंगा, तो मैं कह रहा हूँ कि ये 360 होगा, राइट। लिख देता हूँ यहीं पे, और 2 से इसको कैंसिल करो तो ये 60 आएगा, और ये जो आएगा ये मीटर पर सेकेंड आएगा, तो किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो किलोमीटर पर आवर के लिए मैं 18/5 यहीं पे लिख दूं, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा बिल्कुल। अब कैलकुलेशन कर लो, तो मैं कह रहा कि 18 से इसको काटूंगा तो ये 20 टाइम्स, और ये काटूंगा तो ये 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, नॉट 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, और ये 2 से इसको काट दूंगा तो ये 3 होगा, और 3/5 यानी कि w इज इक्वल टू 3/5, और 3/5 मतलब हो जाएगा 0.6, 0.6 दिखाई दे रहा है, यस। तो 0.6 किलोमीटर पर आवर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन था ये, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे समझ में आया इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है उस चीज़ को समझो। ये अपस्ट्रीम होती है b प्लस बी माइनस डब्लू। मैं आपको फिर से एक थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि भाई ये पॉइंट P था, पॉइंट P था ना, हाँ पॉइंट P तो था, हाँ पॉइंट P था। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो। कह रहा है कि एक पॉइंट P है, इस पॉइंट से मैं अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा हूँ, अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा हूँ। लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट A, और 6 मिनट के लिए ट्रैवल किया था। और फिर पॉइंट A से ही मैं 6 मिनट डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करूँगा, और 6 मिनट ही करूँगा, टाइम दिया हुआ है 6 मिनट। तो मुझे पता कि जब 6 मिनट डाउन स्ट्रीम करूँगा तो क्या यहीं तक करूँगा? नहीं, इससे ज़्यादा करूँगा। क्यों ज़्यादा करूँगा? क्यों ज़्यादा करूँगा? क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है, इसीलिए वो ज़्यादा करेगा। और ये क्योंकि अपस्ट्रीम था इसलिए वो कम करेगा। और डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में डिफरेंसेस आपको पता है कि क्या होता है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन था 120, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंसेस अब आपको दिया हुआ था 120 मीटर, ठीक है। और तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को x मान लिया, और टाइम पता है 6 मिनट, टाइम पता है 6 मिनट। तो मैंने वैसे ही डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का इक्वेशन लिख दिया कि भाई अपस्ट्रीम तो मुझे पता है कि अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम तो बोट माइनस वाटर होता है। और अपस्ट्रीम बोट माइनस वाटर होता है, तो बोट माइनस वाटर में कितना ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा है x किलोमीटर, x मीटर 6 मिनट के लिए, x मीटर 6 मिनट के लिए। तो मैं लिखता है x मीटर बाई 6। तो ये एक अपस्ट्रीम की इक्वेशन बन गई। वही मैं डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन की बात करूं, डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन की बात करूं तो मैं कहता कि ये होता है b प्लस डब्लू, बोट प्लस वाटर। और यहाँ पे मैं कितना ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 120 प्लस x 6 मिनट के लिए। यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ 120 प्लस x 6 मिनट के लिए। तो दो इक्वेशन मिल गई। अब मुझे वाटर की स्पीड चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो ज़्यादा होता है, डाउन स्ट्रीम तो ज़्यादा होता है कंपेयर टू अपस्ट्रीम, तो मैंने इसलिए इसको ऊपर लिख दिया। मैं लिखा कि 120/6, और 6 को अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि x/6 कट जाए। b प्लस डब्लू, ये एक इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, और एक इक्वेशन ये है। तो कह रहा है कि x/6 और यहाँ पे है b माइनस डब्लू, और इसको इक्वेट करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये b माइनस होगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, b भी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2w, और ये 2w हो जाएगा। तो ये 120/6 मिनट है, तो इसको 360 सेकेंड लिख दो। तो मेरे को 2w इज इक्वल टू 120/360 दिख रहा है। इसको आप कैंसिल करके 1/3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे दिखा कि 2 से अगर मैं इसको लेके जाऊं तो ये आ रहा है 1/6, w की वैल्यू 1/6, और ये मीटर पर सेकेंड में आया है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कर दूँ तो ये हो जाएगा 3, और 3/5 हो जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर इज़ माई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व, है ना। हम आते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन एक बचा हुआ है, ख़त्म हो गया। एक और सवाल बचा हुआ है, एक और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद सेशन ख़त्म करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कपिल सेल अ मोबाइल टू सचिन एट अ गेन ऑफ 15%, एंड सचिन अगेन सेल इट टू रोहित एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। कपिल ने सचिन को सेल किया और सचिन ने रोहित को सेल किया। कपिल ने जब सचिन को बेचा था तो 15% की प्रॉफिट हुई थी, तो 15% की प्रॉफिट हुई थी। और वही बात कहता है कि सचिन ने अगेन सेल टू रोहित एट 12% प्रॉफिट, तो यहाँ पे 12% की प्रॉफिट हुई थी। रोहित पे 322, रोहित ने 322 रुपया पे किया। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फॉर कपिल, कपिल की वैल्यू क्या थी आपको ये बतानी है। तो इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 15% का मतलब क्या होता है, तो 15% का मतलब होता है 3/20। मतलब अगर इसका पास 20 का था तो 3 का प्रॉफिट किया था, यानी कि 23 में बेच दिया था। 12% का मतलब कितना होता है, तो 12% का मतलब होता है 3/25। 4% मतलब 1/25, तो 3/25। मतलब कहने का है कि अगर ये 25 का था इसके पास, सचिन के पास,
तो वो 3 का प्रॉफिट करके 28 में बेच दिया था। और जब 28 में बेचा था तो 28 में जब बेचा था तो 28 की वैल्यू 322 है। अब यहाँ पे 2 रेशियो मिल रही है तो रेशियो को कॉमन करनी है। अब रेशियो को कॉमन करनी है तो मैं कहता हूँ कि इस रेशियो को 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस रेशियो को 23 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा। हम नहीं करते मल्टीप्लाई, हम आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो आएगा ये 28 इंटू 23 की वैल्यू आएगी। तो 322 जो है वो 28 इंटू 23 की वैल्यू है। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि 25 इंटू 20 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यस। अब 28 से मैं अगर इसको, या फिर 23 से करते हैं, 23 से कट जाएगा। 23 के टेबल में 1 टाइम और 92 इज़ 4 टाइम्स और 14 के टेबल में 2 टाइम्स और 2 से इसको काट दो 10 टाइम्स, तो आ गया 250 रुपये। यानी कि कपिल के पास उस मोबाइल की जो प्राइस थी वो 250 रुपये थी। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाता है। मतलब ये कैलकुलेट करना क्यों है, जब मुझे ये रेशियो चाहिए नहीं, मुझे तो पता चला कि 23 से जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 23 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसी का मतलब ये है, तो उसी से डिवाइड कर दिया मैंने। और ये रेशियो तो 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसी का वैल्यू पता करना है, तो इसी की वैल्यू निकाल दी और कैंसिल कर दी। तो इस तरीके से 250 उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये सेशन हो गया ख़त्म। ये सेशन में हमने ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। सेट नंबर 3 था ये, हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, नए डिस्कशन के साथ। और भी जितने शिफ्ट है वो सारे शिफ्ट को मैं डिस्कस करूँगा। 1-2 बीच में डिस्टर्बेंस आई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, वैसे मैं ये सारी चीज़ें जल्दी एक्सप्लेन करने के बजाय पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि कोई बिगनर होगा तो वो बिगनर को समझ आएगा कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।